Today I am going to discuss about linear equations, types of linear equations and how to find the solution of these linear equations. Okay, तो पहले हम लोग linear equation क्या होता है डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो ऐसा मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x + 5 = 2। ओके, तो यहाँ पे जो x है ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो किसी भी एक इक्वेशन का जब वेरिएबल का मैं पावर चेक करूँगी और उसका पावर 1 होगा, हम लोग उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो अब इसका टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंसिडर ए लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स। अननोन्स का मतलब जो x y z का हम लोग आंसर निकालते हैं वही हमारा अननोन्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो मैं अगर इसे सॉल्व करूँ ये क्या होगा, 2x, यहाँ पे 2 है और ये -5 चला जाएगा, तो 2x = -3 और ये x का वैल्यू -3/2। ठीक है, तो ये जो x होता है ये हमारा अननोन होता है जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a1x1 + a2x2 + अप टू anxn = b। जैसे कि मान लो ये जो एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x = 4, मतलब x के साथ कोई कोफिशिएंट है और इक्वल्स टू में कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के ऊपर लिनियर इक्वेशंस दो टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। तो क्या है, एक होता है नॉन होमोजीनियस लिनियर इक्वेशन, एक होता है होमोजीनियस लिनियर इक्वेशन। ओके, यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लो ये जो पहला वाला इक्वेशन है x + 2y - z = 3, मतलब x के साथ कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है, y के साथ भी कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है, z के साथ भी कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन में b का वैल्यू है, b क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू आए, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूँ x + 2y - z = 0। ठीक है, मतलब जो b के साइड है या कांस्टेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग इसे बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है लीनियर इक्वेशन। एक होता है नॉन होमोजीनियस, मतलब ये b का पार्ट नॉन जीरो, और जब b का पार्ट 0 होगा उसे हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, b पार्ट का मतलब इक्वल के बाद जो वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा वो नॉन होमोजीनियस होगा, अगर वो इक्वल्स टू 0 हो गया वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, या उसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पहले हम लोग नॉन होमोजीनियस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें से मुझे पता चलेगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन देगा। ठीक है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। अब और एक पॉइंट क्या आता है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर इक्वेशन हमारे पास आ जाए उसको ही हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल में एक से ज़्यादा इक्वेशंस है, तो ये तीनों को मिला के मैं बोल सकती हूँ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब यहाँ पे ये जो 3, 1 और 2 है वो नॉन जीरो वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो गया ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ठीक है,
तो अब इसका कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब वहाँ पे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो हम लोग निकालते हैं ना एक्स वाई जेड का वैल्यू, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कुछ सॉल्यूशन। इफ देयर इज वन सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज ऑल द इक्वेशंस, मतलब जब हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स वाई जेड का कोई सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करूं तो वो मुझे आंसर दे देगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दे देगा। ठीक है, तो अब डिस्कशन करेंगे कितने स्टेप्स होते हैं एक सॉल्यूशन निकालने के लिए और क्या क्या कंडीशंस होते हैं। ओके, अगर इस एग्जाम्पल में से मैं पूछूंगी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, और अगर मैं नंबर ऑफ अननोन्स बोलूँगी, अननोन्स का मतलब जिसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या होगा? एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ अननोन्स। नाउ कंसिडर ए सेट ऑफ m non-homogeneous linear equations and n unknowns। unknowns का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जो x1, x2 या xyz का वैल्यू होता है। ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को अभी भी मैं बोली थी कैसे लिखना है। ये राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। x1 के साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है, x2 के साथ भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है, और राइट हैंड साइड में सबका वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब उसे स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ है इसमें से जो कोफिशिएंट्स है, मतलब x के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, y के साथ 2, z के साथ -1, तो इसको मैं 3 मैट्रिक्स में लिख सकती हूँ। क्या क्या होगा? a का वैल्यू हो जाएगा 1 2 -1, 3 -1 2, 2 -2 3। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x का मतलब क्या होता है? जो नंबर ऑफ अननोन्स होता है, x y z। अब b का वैल्यू क्या होगा? जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 1 और 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 1 2, वेयर a इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, b इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू से। अच्छा, स्टेप 1 और स्टेप 2 हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा। तो स्टेप 2 में एक नया पॉइंट आता है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? जो भी हम लोग एक मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स निकाले हैं उन दोनों को मिला के एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट इज के, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और लिखेंगे कैसे? ए मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पे हो गया और बी मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग साइड बाय साइड लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में फाइंड द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी, दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। देखो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मिलाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 2 -1 3, 3 -1 2 1, 2 -2 3 और यहाँ पे 2। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, हम लोग रैंक निकालेंगे ए का और रैंक निकालेंगे ए बी का, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का।
तो इसे अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक ही मैट्रिक्स में इन दोनों का रैंक निकाल सकते हैं। तो कैसे होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू लिखा हुआ है ये सब क्या है, ए का वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है। अब ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ए और बी मैट्रिक्स, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करते चलेंगे, लास्ट लाइन में यहाँ से यहाँ तक का रैंक होगा ए का, और ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है उसका रैंक होगा ए बी का। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हमें 3 कंडीशंस मिलते हैं। ठीक है, केस 1, if there are n unknowns in the system of equations and rank of a equals to rank of ab equals to n is the number of unknowns, then the system ax equals to b is consistent and has a unique solution. Okay, ये जो फर्स्ट केस में वो क्या बोल रहा है, स्टेप 3 में जब हम लोग रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे, अगर ये दोनों का रैंक का वैल्यू सेम होगा तब ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब x का कोई वैल्यू होगा, y का कोई वैल्यू होगा और z का कोई वैल्यू होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब ये है। तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है अगर ये दोनों का रैंक सेम हो रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और उसके साथ ये जो लाइन है यहाँ पे n का वैल्यू नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो क्वेश्चन में 3 वैल्यूज हम लोग निकालेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू, अगर इसके साथ ये दोनों का रैंक भी सेम हो गया तब मुझे पता चलेगा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स का कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वाई का कोई एक सोल्यूशन और जेड का कोई सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पे केस नंबर 2 में अभी हम लोग को पता चलेगा अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए भी सेम हुआ तो ये कंसिस्टेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये यूनिक सोल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, वो कौन बताएगा, ये एन का नंबर बताएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का रैंक इसमें से छोटा हुआ तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये जो 2 केसेस है, यहाँ से यहाँ तक अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया, रैंक ऑफ ए बी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, इन दोनों का सेम होने पे क्या पता चलेगा ना, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मतलब सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सोल्यूशन कौन सा होगा वो ये एन का वैल्यू बताएगा। ठीक है, जब n का वैल्यू इस रैंक के साथ इक्वल होगा तब यूनिक सोल्यूशन देगा, जब n का वैल्यू इस रैंक से ज़्यादा होगा वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एग्जाम्पल में। अभी इतना समझ लो, कंसिस्टेंट होने के लिए हमें ये रैंक ऑफ ए एंड ये रैंक ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो केस नंबर 3 में चलते हैं। केस 3 इज रैंक ऑफ ए is not equals to rank of AB, then the system AX equals to B is inconsistent and has no solution. Okay, previous cases में क्या हो रहा था, rank of A and rank of A भी equal होगा तभी consistent होगा, मतलब उसका कोई solution exist करेगा। अगर यहीं पे ही ये हम लोगों को पता चल जाए कि दोनों का rank same नहीं है तो ये इनकन्सिस्टेंट होगा। इनकन्सिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन, उस सिस्टम का हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, मतलब एक्स वाई जेड का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन कंसिस्टेंट, दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। इफ इट कंसिस्टेंट देन यूनिक सोल्यूशन कौन से केसेस में आएगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन कौन से केसेस में आएगा। ठीक है, अब फिर इनकंसिस्टेंट का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। अब देखो यहाँ पे जो कंसिस्टेंट लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है,
तो जब कंसिस्टेंट होगा हम लोग को सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा, ये n का वैल्यू, n का वैल्यू जब इक्वल होगा तो यूनिक सोल्यूशन देगा, जब n का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा। ओके, और इनकंसिस्टेंट सबसे इजी है, ये दोनों का वैल्यू अगर सेम नहीं हो रहा है तो हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंसिस्टेंट दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एक सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, सॉल्व इट इज कंसिस्टेंट। तो वो क्या बोल रहा है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, देन इसे सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो सिर्फ पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है चेक करो, फिर उसके साथ ऐड करके भी पूछ सकता है सॉल्व इफ इट इज कंसिस्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ax इक्वल्स टू b। ए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब x के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, z के साथ -1, और सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 3, y के साथ -1, z के साथ 2, x के साथ 2, y के साथ -2, z के साथ 3। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ए मैट्रिक्स, और x का वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स या मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। अभी b का मैट्रिक्स क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है 3, 1, 2। ठीक है, तो इसे हम लोग पहले लिख देंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, a और b के मदद से हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया a का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये हो गया हमारा a एंड b, इसे क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ ये पूरा का पूरा क्या है, ए मैट्रिक्स है, और ये 3, 1, 2 है, ये है बी मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं ये हो जाएगा हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्टेप 1, स्टेप 2, और ये अभी जो मैं स्टेप 3 डिस्कशन करूंगी ये हर एक क्वेश्चन के लिए सेम होगा। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ये रैंक ऑफ ए निकालना है और ये रैंक ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो k इक्वल्स टू 1, 2, -1, 3, 3, -1, 2, 1, 2, -2, 3, 2, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वही मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये इक्लोन फॉर्म में चेंज करना है, तो 3 को मैं 0 बनाऊंगी, 2 को मैं 0 बनाऊंगी, तो इसमें ऑपरेशन क्या यूज़ होगा, रो 2 विल चेंज रो 2 -3 इंटू रो 1, और रो 3 विल चेंज रो 3 -2 इंटू R1। तो ये जो केसेस सॉल्व होगा प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुकी हूँ, वो वहाँ पे देख लेना। ओके, तो इसमें से मुझे वैल्यू मिलेगा 0, -7, 5, -8, 0, -6, 5, -4। ठीक है, और ये रो 2 के साथ में -1/7 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा 0, 1, -5/7, 8/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर मिला 0, 1, -5/7, 8/7, 0, 0, 1, 4। ठीक है, तो अब देखो ये जो लास्ट मैट्रिक्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अभी इस मैट्रिक्स से पता चलेगा कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो वो मुझे यूनिक सोल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स का इक्लोन फॉर्म। अभी ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है ये क्या हो गया, ए बी का इक्लोन फॉर्म। तो मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ए का वैल्यू होगा यहाँ पे 1, 2, -1, 0, 1, -5/7,
0 0 1। ठीक है, ये जो ए का वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगी रैंक ऑफ ए हो गया 3। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, ए के साथ बी भी है यहाँ पे, तो इसमें देखो ये एक नॉन जीरो रो, सेकेंड नॉन जीरो रो और ये थर्ड नॉन जीरो रो। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये ए बी का मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए बी कितना निकलेगा, ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ ए बी भी हो गया 3। देखो हम लोग को अलग अलग करके निकालना नहीं है, एक साथ ही हम लोग निकाल सकते हैं रैंक, सिर्फ इससे हम लोग सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब रैंक ऑफ ए बी हो गया वो भी 3। तो इसका मतलब जो कंडीशन दिया था रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी अगर इक्वल हुआ तो वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो तुम लोग यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ देना। अगर वो बोला है कि सॉल्यूशन निकालो, तब अभी हम लोग को सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो स्टेप भी डिस्कशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लास्ट हमारा मैट्रिक्स यहाँ तक आ गया था जिसमें से हम लोगों ने रैंक निकाला। अभी इसी को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है 1 2 -1। अगर मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन से मैट्रिक्स निकाले थे, अब लास्ट को क्या करेंगे, मैट्रिक्स से इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, x 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3 था, इसे हम लोग जो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे थे, ये 1 और y के साथ 2 मल्टीप्लाई किए, z के साथ -1। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, लास्ट को जो मैट्रिक्स है उससे इक्वेशन लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 1 2 -1 x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3। यहाँ पे y है प्लस -5/7 जेड इक्वल्स टू 8/7। ओके, लास्ट इक्वेशन क्या होगा, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई जेड इक्वल्स टू 4। तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन 3 में से मुझे जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, जेड का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। फिर y और z का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। इसे ही बोलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये इक्वेशन से मुझे मिला z इक्वल्स टू 4। अभी z का वैल्यू इधर हम लोग डालेंगे, ये देगा y प्लस -5/7 इंटू जेड इक्वल्स टू 8/7। दैट इम्प्लाइज y प्लस -5/7, जेड के जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 4 इक्वल्स टू 8/7। तो इसे सॉल्व करने से मुझे क्या मिला, y इक्वल्स टू 4। ठीक है, पहले z का वैल्यू मिल चुका था, अभी y का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3। तो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 4, माइनस जेड का वैल्यू भी 4 है इक्वल्स टू 3। तो इसे सॉल्व करने से मुझे क्या मिला, x इक्वल्स टू -1। तो अब देखो x का वैल्यू मिला -1, y का वैल्यू मिला 4, z का वैल्यू मिला 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो ये कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। अब एक लाइन में डिस्कशन कर दूंगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू ये सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहले चेक करेंगे। कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन था x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3, इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन में मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करूंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया तो मैं बोलूँगी ये हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगी x का वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 4 माइनस जेड का वैल्यू है 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये -1 देगा, ये 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 5, तो ये कितना देगा, 3। ठीक
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 हो रहा है और राइट हैंड साइड में भी 3 है, तो ये सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल होंगे, उसके साथ एन का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो रैंक ऑफ ए कितना निकला था 3, रैंक ऑफ ए बी भी 3 निकला था। अब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड, मतलब जिसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो भी है 3, तो तीनों का वैल्यू अगर सेम हो गया वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू निकला है एक्स वाई और जेड का वैल्यू वो यूनिक होगा, मतलब एक्स का सिर्फ -1 होगा आंसर, वाई का सिर्फ 4 होगा, जेड का सिर्फ 4 होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक है,